हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम फार्म बिल 2020 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है एमएसपी और एपीएमसी, हम सब क्लियर करेंगे यहाँ पे। ओके, इजी लैंग्वेज में मैं समझाने वाली हूँ जिससे कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके, तो आप में से ही एक फ्रेंड ने मुझे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा था। सो आज मैं फार्म बिल 2020 को लाई हूँ, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है फार्म बिल 2020। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और हाँ, कुछ सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्म बिल 2020। तो इसमें कितने एग्रीकल्चर बिल शामिल हैं? 3 एग्रीकल्चरल बिल शामिल हैं। क्या क्या है? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, दी ओके यहाँ पे ई ज़्यादा हो गया, दी एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। ओके, और इस दिन एग्रीकल्चर बिल्स को इंडियन पार्लियामेंट ने कब पास किया था? सितंबर 2020 में। कब किया था इंडियन पार्लियामेंट में पास? तो सितंबर 2020 में इसे पास करवाया गया है। ओके, तो इन 3 बिल्स को हमारे राष्ट्रपति या आप कह लो प्रेसिडेंट, जो भी कहो, रामनाथ कोविंद जी ने 27 सितंबर 2020 को अप्रूव किया था। कब अप्रूव किया था प्रेसिडेंट ने? तो 27 सितंबर 2020 को इसे अप्रूवल मिली थी इन 3 बिल्स को, और इन 3 बिल्स को पास किया गया, जिसके बाद ये एक्ट बन गई। क्या बन गई? बिल्स को एक्ट बना दिया गया। ओके, तो ये 3 बिल्स को जो हम देख रहे हैं, इसको पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में कब पास करवाया गया है? इसे मानसून सीज़न में पास करवाया गया है। कब करवाया गया है? मानसून सीज़न में। इंडियन पार्लियामेंट की जो मानसून सीज़न थी उसमें इन 3 एग्रीकल्चर बिल्स को पास करवाया गया है। ओके, तो आपको तो पता ही है कि ये 3 बिल्स को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर हम पॉलिटिकल नज़रिए से नहीं, हम अपनी स्टडीज़ को कॉन्सेंट्रेट करते हुए, फोकस करते हुए बिल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसे हम समझने से पहले कुछ बेसिक बातें देखते हैं। तो हमें क्या होगा, ये जो तीनों फार्म बिल हैं हमें समझने में बहुत ईजी हो जाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है, क्या पता है कि इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और इंडिया की जो 60% से भी अबव जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। मतलब उनकी जो इनकम है, उनकी मेन सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आती है। और कंट्री की जो 18% जीडीपी है वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। ओके, तो 18% जीडीपी। ओके, तो 1947 के बाद, यानी आज़ादी के बाद, ये देखा गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और दूसरे एग्रीकल्चर रिलेटेड कामों के लिए मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था। और इस वजह से क्या होता था कि वो लोन्स और उसके ब्याज के चक्कर में, उसके इंटरेस्ट के चक्कर में फंस जाते थे। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्याज या फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। फार्मर्स उतना भारी अमाउंट पे नहीं कर सकते थे एक साथ, तो इन मिडिल मैन को कई बार वो न चाहते हुए भी कम दामों में अपने उगाए हुए अनाज को बेचते थे। ओके, उनकी मर्ज़ी नहीं होती थी, पर फिर भी वो ब्याज के भार में, इंटरेस्ट देने के भार में उन्हें क्या करना पड़ता था? अपने नहीं चाहने के बावजूद भी उन्हें अपने अनाज को बेचना पड़ता था। फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं थी। उधार और उसके इंटरेस्ट की भारी रकम का भार से क्या होता था? उन्हें जो कुछ मिलता था उसी में वो संतुष्ट रहते थे। बहुत कम अमाउंट मिलता था, पर उसी में उन्हें संतुष्ट रहना पड़ता था। और इसी कारण से फार्मर्स को अपने खेतों के कामों के लिए हमेशा पैसों की नीड बनी रहती थी। और ये लेन देन और लोन और इंटरेस्ट का जो साइकिल है वो हमेशा चलते रहता था। ओके, तो इससे क्या होता था? फार्मर्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? 1960 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को स्टैब्लिश किया। ओके, किसे इस्टेब्लिश किया गया 1960 में? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो मतलब क्या है? अगर आप नाम से देखोगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो
मार्केट कमेटी, कौन सी मार्केट कमेटी? जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल होते हैं। ओके, मतलब मैं समझा रही हूँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो इसे मंडी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये एक गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के थ्रू ये सेटअप की गई है मंडी होती है। ओके, एपीएमसी मार्केट है या फिर एपीएमसी मंडी, जो भी कहिए, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप की जाती है, जहाँ पे फार्मर्स चाहे तो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं, अपने उगाए हुए अनाजों को सेल कर सकते हैं। तो ये मंडियाँ पूरे इंडिया में है। ओके, लोकल लैंग्वेजेस में मंडी ही कहते हैं, पूरे इंडिया में है। और आज के टाइम पर 7000 ऐसी मंडियाँ इंडिया में एट द टाइम प्रेजेंट है। ओके, तो फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स जो हैं वो अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो एक बात और इम्पॉर्टेंट, क्या फार्मर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को यहाँ पे सेल करते हैं अपने प्रोड्यूस को? नहीं, वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल नहीं करते, वो मिडिल मैन को सेल करते हैं। इन मिडिल मैन को लोकल लैंग्वेज में आड़तिया भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आड़तिया। ओके, तो इन मिडिल मैन को फार्मर्स जो होते हैं वो अपने अनाज सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं? थ्रू ऑक्शन, ऑक्शन के थ्रू, या फिर जो बेहतर प्राइस उन्हें देता है उसे फार्मर सेलेक्ट करते हैं और अपने प्रोड्यूस को इन मिडिल मैन को वो सेल करते हैं। क्योंकि अधिकतर जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत ही स्मॉल सेक्टर फार्मर्स है, स्मॉल स्केल फार्मर्स है, मतलब बहुत ही छोटे पैमाने पर वो खेती करते हैं। तो स्मॉल सेक्टर फार्मर्स कौन है? स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है। ओके, 2 हेक्टेयर से लेस देन 2 हेक्टेयर्स उनके पास, जिनके पास लैंड है, उन्हें हम स्मॉल स्केल फार्मर्स की कैटेगरी में डालते हैं। आप कुछ मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही हूँ उसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्मॉल सेक्टर फार्मर्स हैं, इनकी जो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में 78% ये स्मॉल स्केल फार्मर्स ही हैं। ओके, कितने परसेंट हैं? 78%। तो ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और इतने छोटे जो स्मॉल स्केल बेस्ड हैं, तो इसीलिए वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे डील नहीं कर सकती, डायरेक्टली वो उनसे डील नहीं कर पाती है, उन्हें नेगोशिएट नहीं कर पाती है। तो जो ये मिडिल मैन है, मिडिल मैन स्मॉल स्केल फार्मर्स और जो कंपनीज के बीच क्या करती है? एक ब्रिज का काम करती है। मिडिल मैन फार्मर से उनके प्रोडक्ट को खरीद कर कंपनीज को बेच देती है। ये जो एपीएमसी मंडी है ये स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन रेगुलेट करता है? एपीएमसी मंडी इसको हर जगह पे, हर स्टेट पे रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और हर स्टेट में क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है? तो ये मंडी कैसे वो चलाएगी? और ये मंडीज़ की जो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स लेती है या फिर सेस लेती है। क्या लेती है? सेस लेती है या टैक्स लेती है, जो भी कहो एक ही बात है। हर ट्रांजैक्शन पे सेस या फिर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात, कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को इससे फंड अराइज होता था और क्या करती थी? एपीएमसी की मेंटेनेंस भी इसी टैक्स के थ्रू होती थी। और स्टेट गवर्नमेंट इसी तरह क्या करती थी? एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इससे वो हर ट्रांजैक्शन पर नज़र भी रख सकती थी कि किस प्राइस पर कौन से प्रोड्यूस को, कौन से अनाजों को किस तरह से बेचा जा रहा है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट बात। तो अब हम एक बात को और डिस्कस करते हैं कि अगर फार्मर्स मिडिल मैन को सेल न कर पाए या फिर मिडिल मैन उनके सामानों को परचेज ना करे तो फिर क्या होगा? फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को कहाँ बेचेंगे? क्या होगा उनके प्रोड्यूस का? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर फार्मर्स एपीएमसी के थ्रू मिडिल मैन उनके सामानों को खरीद लेते हैं तो मिडिल मैन क्या करते हैं? कंपनी में इन प्रोड्यूस को बेचते हैं। ओके, बट अगर फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है या फिर अनाज जो भी कहिए वो अगर मिडिल मैन नहीं परचेस करेंगे तो क्या होगा? एपीएमसी में ये होता है, ये एपीएमसी में होता है। ओके, क्योंकि ये गवर्नमेंट बेस्ड है। ओके, तो क्या करती है? फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट खरीद लेती है। किस रेट पर खरीदती है गवर्नमेंट? एमएसपी पे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा ये पॉइंट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। जब गवर्नमेंट एमएसपी पर फार्मर से प्रोड्यूस खरीद लेती है तो क्या होता है? ये क्या है? एमएसपी। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस प्राइस का क्या मतलब है?
ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट फिक्स करती है और ये ऑल ओवर इंडिया में सेम होती है। ओके, कांस्टेंट होती है MSP। ओके, तो ये जो जब क्या होता है, गवर्नमेंट कब खरीदती है, जब मिडिल मैन उनके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करती है तो क्या करती है, गवर्नमेंट उनसे ले लेती है, फार्मर से उनके जो अनाज है वो ले लेती है। साथ ही वो प्राइस भी है जिससे कम पर मिडिल मैन प्रोड्यूस को खरीद नहीं सकती। ओके, मतलब अगर एग्जाम्पल आप ले लो कि 25 रुपीज़ kg चावल की है। ओके, राइस जो भी कहो, राइस है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ जस्ट, केजी हिसाब से तो कुछ होता नहीं है क्योंकि टन आते हैं, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए बात बोल रही हूँ। MSP मान लो कि 25 रुपीज़ की राइस की है, मतलब इससे यह है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब राइस इससे कम पर नहीं बेची जाएगी। ओके, 25 रुपये से कम नहीं बेची जाएगी। तो क्या होगा, जो मिडिल मैन है वो अगर चाहेंगे कि मैं 22 रुपये में राइस परचेस करूँ, 22 रुपये kg में पर kg परचेस करूँ, वो परचेस नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने 25 रुपीज़ मिनिमम फिक्स कर दिया है। वो इससे अबव पे ले सकती है, 26-27 रुपीज़ पे ले सकती है, बट 22 पे या 24 पे तक पे वो नहीं ले सकती। ओके, तो ये तो हो गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ऑल ओवर इंडिया में ये सेम रहेगी। पर क्या हुआ, इतने दिनों तक ये सब तो चल ही रही थी, पर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि जो APMC हैं यानी कि गवर्नमेंट की मंडियाँ हैं वो ज़्यादा कुछ फार्मर्स के लिए नहीं कर पा रही हैं, उनकी स्थिति वैसी ही बनी है, ऐसा उनका मानना है, गवर्नमेंट का मानना है। तो बहुत बार देखा भी गया है कि जो मिडिल मैन है सिर्फ फार्मर्स को किस बात पर राज़ी करवा लेते हैं कि वो सिर्फ MSP पर ही यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस पर ही उनके सामान को खरीदेंगे, और वो बेचारे फार्मर्स क्या हैं, वो अपने सामान को बेचने के लिए राज़ी भी हो जाते हैं क्योंकि उनके गुड्स तो जो होते हैं वो जो उगाते हैं वो पेरिसेबल नेचर के होते हैं, वो ज़्यादा दिन तो टिकेंगे नहीं क्योंकि उनका सामान कच्चा सामान होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा दिन स्टोर भी उसे नहीं कर सकते, इसीलिए उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, कम प्राइस पर ही वो बेच देते हैं और मिडिल मैन ट्रेडर को हाई रेट पर इसे सेल करते हैं। मिडिल मैन क्या करते हैं, कंपनीज़ को, बड़े बड़े ट्रेडर्स को जो वो फार्मर से खरीदते हैं उसे हाई रेट पे सेल करते हैं, इससे मिडिल मैन हाई प्रॉफिट अर्न करते हैं। पर किसानों के लिए मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो ही मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बनकर रह जाता है, ये गवर्नमेंट का मानना था। और इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए समय समय पर बहुत सारी आवाज़ें भी उठी हर जगह से, और गवर्नमेंट की इस सोच के कारण ही गवर्नमेंट ने 2020 में इन 3 एक्ट को लाया। ओके, चलिए देखते हैं अब क्या है एक्ट। तो आई होप कि आपकी जो मैंने जो इतनी देर से समझाई आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्या क्या चेंजेस आई हैं, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। एक और नाम भी है मार्केट प्लेस लॉ। ओके, नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट प्लेस लॉ क्या कहती है, मार्केट प्लेस लॉ के बारे में हम जानेंगे। तो मैंने पहले ही आपको APMC मंडी के बारे में बताया था। अब इस बिल या एक्ट के अकॉर्डिंग फार्मर्स कहीं भी जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। ओके, पहले क्या था, पहले वो APMC मंडीज़ में सेल करती थी, बट अब क्या है, वो जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को कहीं भी जाकर अब सेल कर सकते हैं। सिर्फ APMC मंडी में नहीं बल्कि अपने राज्य के बाहर, स्टेट के बाहर, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, मतलब अपने राज्य के अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि अब फार्मर्स की जो पास जो चॉइसेस हैं मार्केट प्लेस की वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज अमाउंट पे वो वेरियस मार्केट्स में वो सेल कर सकते हैं, वो कहीं भी जाकर सेल कर सकते हैं। तो बस यही है कि पहले क्या होता था, APMC में वो सेल करते थे, अब कहीं भी जाकर वो सेल कर सकते हैं। इसके हम सारे, जब पहले मैं पढ़ा देती हूँ आपको, बिल्स के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को मैं बताऊँगी। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्या है। सेकेंड है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसे और कौन से नाम से जाना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ। नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट में करंट अफेयर है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं। चलिए अब हम बताती हूँ। तो फार्मर्स क्या है,
फार्मर्स अब किसी के साथ भी रिटेन एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि कंपनीज फार्मर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगी, कंपनीज फार्मर्स को, कंपनीज की जो कंपनीज हैं फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है अनाज है तो उन्हें वो परचेस करेंगी, ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी रिटन डॉक्यूमेंट में। ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस, क्वालिटी और स्टैंडर्ड को इंक्लूड किया जाएगा। क्या क्या मेंशन होगा? प्राइस, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, ये सारे बातें इसमें लिखी हुई होंगी, रिटन में लिखी होंगी, कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा। ओके, और कुछ लीगल जो रूल रेगुलेशन है उसे भी मेंशन किया जा सकता है। यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि इससे फार्मर्स को प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट मिलेगी। फार्मर्स चाहे तो होलसेलर को या फिर कोई बड़े रिटेलर को या फिर एक्सपोर्टर्स को अपने प्रोड्यूस डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फार्मर्स के पास रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिससे उन्हें बायर्स के द्वारा चीट करने पर भी प्रोटेक्शन मिलेगी, और फ्यूचर में फार्मर्स की जो उगाएंगे उन्हें प्रेजेंट में ही वो सेल कर सकते हैं। ये है यूनियन गवर्नमेंट का मानना इस लॉ के लिए। ओके, तो इसीलिए माना गया है क्योंकि मिडिल मैन से हट जाएंगे, डायरेक्ट जो फार्मर्स होंगे वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। बट क्या ये पॉसिबल है? चलिए हम जब पॉजिटिव और नेगेटिविटी देखेंगे तब हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो क्या नाम है दूसरा? एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट। ओके, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगी कि 1955 में पहले तो ये एक्ट आई थी, इसी को अमेंडमेंट किया गया है 2020 में। तो ये एक्ट बेसिकली कुछ कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन, सप्लाई या फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर कुछ लिमिटेशन लगाती है, या फिर कह सकते हो कंट्रोल करती है। मतलब इस लिमिट के बाहर आप स्टोर नहीं कर सकते। ओके, ये सारी लिमिटेशन इसमें लगाई गई हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। तो मतलब इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई अनाज या खाने की चीज़ें या फिर कोई दवाई, ओके, और क्या क्या है, पेट्रोलियम, ये सारी प्रोडक्ट, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट जो है कंपनीज या फिर कोई इसकी होर्डिंग या फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या कहा गया है कि 1955 वाली कि कोई भी होर्डिंग नहीं कर सकता, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकता। किस किस की? फूड स्टफ की, ड्रग्स की, फर्टिलाइजर्स की, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। तो ये सारी बातें कही गई थी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में। ओके, मतलब कोई जमा नहीं कर सकता, इन्हें एक लिमिट रखी गई थी, इससे ज़्यादा कोई इसे जमा नहीं कर सकता जिससे कि अनएसेंशियल प्राइस राइज हो जाए, ऐसा कुछ हो, ऐसा इसमें देखा गया था। बट क्या हुआ? ये एसेंशियल कमोडिटी टैक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि इंसान के नॉर्मल लाइफ पर इफेक्ट डालती हैं? ध्यान रखिएगा, एसेंशियल कमोडिटी मतलब नॉर्मल लाइफ पर इफेक्ट डालने वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ओके, जैसे कि क्या हो गए? फूड, फ्यूल, और क्या हो गई? मेडिसिन्स। ओके, तो इस न्यू अमेंडमेंट बिल में क्या कहा गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से अनाज हो गई, दालें हो गई, एडिबल ऑयल, पोटैटो, राइस, अनियन जैसे फूड कमोडिटीज़ को हटा दिया गया है। ओके, मतलब अब ये एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में नहीं है। ये कब आएंगी लिस्ट में? जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, मुश्किल या इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई वॉर हुई या फिर सूखा पड़ा या फिर इसी तरह से कुछ ज़्यादा हाई प्राइस राइज हो गया, तभी इस कमोडिटीज़ को एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिस्ट में रखा जाएगा, वरना इन्हें नहीं रखा जाएगा। ओके, ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, नॉर्मल सिचुएशन रहे तो इसे एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। साथ ही ये भी अमेंडमेंट की गई है कि गवर्नमेंट ने कोई स्टॉक लिमिट नहीं रखी है, मतलब अब कोई कितना भी चाहे स्टोर कर सकता है। पहले क्या थी? एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में स्टॉक लिमिट थी। ओके, मतलब अब होर्डिंग को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं रहा। ओके, पहले एक लिमिट गवर्नमेंट ने रखी थी जिससे ज़्यादा क्या था कि इस लिमिट से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता था, पर ये लिमिट गवर्नमेंट ने अब हटा ली है। तो ये तो थी तीनों एक्ट। चलिए अब हम देखते हैं पॉजिटिव एजम्पशन, मतलब अभी तो बिल आई है तो इसकी पॉजिटिव इफेक्ट आएगी या नेगेटिव इफेक्ट आएगी ये हमें पता नहीं है, बट एजम्पशन क्या लगाई जा रही हैं इसके बारे में, पॉजिटिव क्या साइड सोचा जा रहा है या फिर नेगेटिव साइड क्या सोचा जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जान लीजिए, इस एक्ट को देखने में तो ये सही लग रहा है, पर इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि ये पेपर पेन पे तो जितना ईजी लग रहा है, पर इसे रियलिटी में उतारना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। स्टेट गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने उनके साथ डिस्कस नहीं किया, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि APMC जो है
उनसे जो वो टैक्स कलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, जिससे इन गवर्नमेंट की मंडियों की मेंटेनेंस करती है गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, इन जो एपीएमसी की मंडियां हैं इनको मेंटेन करती है। पर प्राइवेट मार्केट में आ जाने पर क्या होगा, कोई टैक्स चार्ज नहीं किए जाएंगे। उन मार्केट में कुछ टैक्स चार्ज नहीं किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, सभी कंपनीज या फिर ट्रेडर्स यहीं पर फार्म प्रोड्यूस को परचेस करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसी वजह से क्या होगा, जो ट्रेडर्स हैं, कंपनीज हैं, वो इसी एपीएमसीज को छोड़कर प्राइवेट जो मार्केट है वहाँ पे जाने लगे, वहाँ से सामान परचेस करने लगे। तो इससे क्या होगा कि एपीएमसी में टैक्स नहीं होगा, तो टैक्स नहीं मिलेगा, इससे मेंटेनेंस गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इसकी मेंटेनेंस नहीं कर पाएगी, और हो सकता है कि एपीएमसी धीरे धीरे बंद हो जाए इस वजह से। तो स्टेट गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस भी होगा, मिडिलमैन जॉबलेस हो जाएंगे अगर एपीएमसी नहीं रहा। पर यह पॉसिबल नहीं है कि मिडिलमैन जॉबलेस हो जाए, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो हमारे बहुत ही स्मॉल स्केल बेस्ड हैं, मतलब 78% मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल स्केल बेस्ड फार्मर्स हैं। तो क्या है पॉसिबिलिटी, तो उन्हें तो मिडिलमैन की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि कंपनियां भी जो हैं वो वहाँ के नॉर्मल फार्मर्स को नहीं जानती है, उन्हें भी किसी से जानकारी लेनी पड़ेगी, मिडिलमैन का होना तो ज़रूरी है। और फार्मर्स को भी अपने जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उन्हें भी अपनी बातों की डीलिंग करने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए कंपनीज़ के साथ उनको भी मिडिलमैन की नीड पड़ेगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मिडिलमैन ना रहे, तो इन प्राइवेट मार्केट में भी पॉसिबिलिटी है कि मिडिलमैन हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे फार्मर्स बड़ी कंपनियों के साथ तोल मोल या बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वैसे पोजीशन पे वो नहीं है अभी, तो उनको मिडिलमैन के पास तो जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इन प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल भी नहीं रह जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है कि मिडिलमैन फार्मर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे। ओके, तो ये सारी तो हो सकती हैं, बट पॉजिटिविटी हम पहले देखते हैं कि क्या है पॉजिटिविटी। तो यूनियन गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये फार्म बिल 2020 एग्रीकल्चर सिनेरियो को चेंज कर सकता है, और जो फार्मर्स की इनकम है 2020 तक डबल हो सकती है। ओके, तो ये एजम्पशन की गई है पॉजिटिव साइड यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू। एज द फार्म सेक्टर इज नाउ फ्री फ्रॉम मार्केट रिस्ट्रिक्शन, इट शुड इवेंचुअली हेल्प इन बेटर प्राइसिंग। प्राइसिंग में भी माना गया है कि कोई मार्केट रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है, फार्म सेक्टर में फ्री हो गई है, मतलब कहीं भी जाकर कोई भी जाकर कहीं पे सेल कर सकता है, इससे क्या होगा, प्राइसिंग अच्छी मिलेगी, ये गवर्नमेंट का मानना है। साथ ही कॉर्पोरेट जो और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए एग्रीकल्चर सेक्टर से, इससे क्या होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो इससे बूस्टअप होगी एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, क्योंकि कनेक्शन डायरेक्ट होगा। ओके, गिव फार्मर्स बेटर एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिससे कि उनकी फार्मिंग पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, इससे क्या होगी कि उनकी फार्मिंग की बूस्टअप होगी। ओके, इट ऑल्सो इनकरेज इंट्रास्टेट ट्रेड एंड फॉर दिस रीज़न द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स ऑल्सो रिड्यूसेज। क्या होगा, इंट्रास्टेट जो ट्रांजेक्शन्स बढ़ेगी, इंट्रास्टेट ट्रेड बढ़ेंगी। कैसे, मतलब फार्मर्स जो हैं दूसरे स्टेट में जाकर अगर सेल करेंगे तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, ये गवर्नमेंट का मानना है। द बिल रिमूव आइटम्स लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस, मैं से हटा रही हूँ, फ्रॉम दी एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट दैट विल अट्रैक्ट एफडीआई। तो गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि सीरियल्स और पल्सेस को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से हटा दिया गया है, इससे क्या होगा, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगी। तो ये तो हो गए पॉजिटिव एजम्पशन फार्म बिल की। ओके, अब हम देखेंगे नेगेटिव एजम्पशन। तो अच्छी चीज़ों के साथ बुराई भी आती है, चलिए अब हम देखते हैं कि नेगेटिव एजम्पशन क्या क्या माने गए हैं। तो फार्मर्स क्या डर उनको लग रहा है कि एपीएमसीज रिमूव हो जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि प्राइवेट मंडियाँ अगर आ जाएंगी, प्राइवेट मार्केट आ जाएंगी, तो उनमें क्या होगा, टैक्स जो ट्रेडर्स को नहीं देना पड़ेगा, इससे क्या होगा, एपीएमसी में तो टैक्स देना पड़ता था, तो हो सकता है कि वो टैक्स देने के डर से प्राइवेट में जाएं, और प्राइवेट में जाने से क्या होगा, धीरे धीरे एपीएमसी को टैक्स नहीं मिलेंगे, तो एपीएमसी काम करना बंद हो जाएगा उनका। तो फार्मर्स को ये डर है कि एपीएमसी कहीं बंद ना हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस होगा, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि प्राइवेट मार्केट की इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। मे बी मिडल मैन जॉबलेस, हो सकता है जॉबलेस हो, नहीं भी हो सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर प्राइवेट मार्केट आ जाए तो भी मिडिल मैन की नीड तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि फार्मर्स बहुत स्मॉल स्केल बेस्ड हैं, वो उतने अच्छी तरह से नेगोशिएट नहीं कर सकते, बार्गेन नहीं कर सकते बड़ी कंपनियों के साथ, उस पोजीशन पर वो नहीं रहते हैं। ओके, तो मिडिल मैन क्या करेगी, दोनों के बीच कनेक्टिविटी बनाती है, इसीलिए मिडिल मैन तो होगी ही। साथ ही
प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट की कोई कंट्रोल नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर पर गवर्नमेंट की कंट्रोल नहीं रहेगी। इससे हो सकता है मिडिल मैन फार्मर्स को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करे। ओके, क्योंकि 86% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं। ओके, तो ये फार्मर्स ट्रांसपोर्टेशन और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर इंट्रा स्टेट अगर वो चीज़ों को बेचेंगे फार्मर्स, तो फार्मर्स के पास ट्रांसपोर्टेशन और इन प्रोड्यूस को स्टोर करने का भार वो नहीं उठा पाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, तो कैसे वो हैंडल इसे करेंगे। बिल में ये भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसके बराबर की होगी या फिर इससे ज़्यादा। ओके, ये सब मेंशन करना ज़रूरी है। इससे पॉसिबिलिटी है कि कंपनीज फार्मर्स को अपने हिसाब से पे करें। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट्स में जो अमेंडमेंट की है अभी प्रेजेंट में, उसकी वजह से क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना होने पर होर्डिंग से रेस्ट्रिक्शन हटा ली गई है। इससे क्या होगा, आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? ओके, आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। हो सकता है कि इससे प्राइस राइज हो जाए। ओके, फ्लक्चुएट करने लगे सामान को अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज किया जाने लगे तो सारी बातें तो अभी स्पेकुलेशन पे डिपेंड कर रही है, सारी को एजम्पशन ही माना गया है। अभी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का तो हमें पता नहीं चला गया है। एक्ट को वर्किंग में आने दीजिए, उसके बाद ही हमें इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिव साइड का पता चलेगा। पर हम बिल्स की पॉजिटिविटी के लिए ही होप कर रहे हैं, जिससे कि फार्मर्स की इनकम डबल हो, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ अच्छा हो। तो ये सारी फार्म बिल को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।